आइए, करंट जीके में हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर बात करेंगे। आइए, एक जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बनने जा रहा है वो है वेटिकन सिटी के संबंध में। वेटिकन सिटी में आप जानते हो रोमन कैथोलिक धर्म के लोग रहते हैं। छोटा सा देश है, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश यही है। वहाँ पर नए पोप चुने गए हैं। बीच में ये विवादित भी रहा था। मैंने इस संबंध में आपको एक लेक्चर भी दिया था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो थे, इन्होंने पोप का मुकुट पहनकर एक तस्वीर जारी की थी जिसके कारण से विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी। वो चर्चा में भी आ गया था। तब मैंने आपको कहा भी था कि जिस दिन ये चुने जाएंगे उस दिन ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, और वैसे भी महत्वपूर्ण होता यदि विवाद नहीं होता तो भी। आइए, हेडिंग डाल दीजिए वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी मैंने आपको बताया था कि जो इटली है, यूरोपियन कंट्री है। इटली को जब आप गौर से देखोगे तो इस ऐसी स्थिति में आपको इटली मिलेगा, ऐसे करके, ठीक है ना। ये इटली है और यहाँ ये फ्रांस से जुड़ा हुआ है। इस साइड में भूमध्य सागर आपको मिलेगा, इस साइड में आपको एड्रियाटिक सागर मिलेगा। ये चीज़ें आपको मैप के अंदर देखनी चाहिए, वैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में करा दिया जाता है। इसी के अंदर यहाँ पर एक छोटा सा देश आपको मिलेगा, उसका नाम है वेटिकन सिटी। मतलब इटली के भूभाग के अंदर ही, इटली के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर ही वेटिकन सिटी है। सबसे छोटा देश है, दुनिया का सबसे छोटा देश, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से। तो इसमें पहले तो यही लिखो, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे छोटा देश, दुनिया का सबसे छोटा देश। ये हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में करते रहते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बात इस पर करने नहीं जा रहा हूँ। पहले भी मैंने इस पर एक लेक्चर दे दिया है, मैंने अभी आपको जानकारी दी थी। बस दुनिया का सबसे छोटा देश है। और ये जो महाद्वीप है, अभी मैंने नाम लिया कि किस महाद्वीप से ये संबंधित है, तो यूरोप महाद्वीप से ये संबंधित है। यूरोप महाद्वीप से संबंधित है ये। आइए, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पर रोमन कैथोलिक धर्म के लोग रहते हैं। रोमन कैथोलिक धर्म के लोग रहते हैं। आप जानते हो इनका संबंध पर्टिकुलरली किससे हो गया? ईसाई धर्म से, क्रिश्चियंस जिसको आप कह सकते हो, उससे रिलेटेड हो गए। यहाँ पर जो आपके काम की बात है, अभी मई 2025 में ही नए पोप चुने गए हैं। पोप कौन होता है? ये क्या होते हैं? इस धर्म, रोमन कैथोलिक धर्म का जो हेड होता है, ठीक है ना, उसको हम पोप बोलते हैं। जैसे मस्जिद में मौलाना होता है, हमारे यहाँ पुजारी होता है, उस संबंध में आप इसको देख सकते हो। धर्म गुरु, क्लियर? रोमन कैथोलिक धर्म का ये धर्म गुरु है। ये समझ में आ गई बात सारी। इनका नाम जो है ये है पोप लियो 14। पोप लियो 14, ये नाम है इनका। क्लियर? ये नाम आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है। एक, यदि आप इसको भारत से कनेक्ट करोगे तो प्रधानमंत्री के संबंध में इसको कनेक्ट किया जाता है। अब तक भारत के 5 प्रधानमंत्री पोप से मिल चुके हैं। ठीक है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मतलब इस धर्म के जो धर्म गुरु होते हैं, 5 प्रधानमंत्री मिल चुके हैं। एक तो तीनों गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी।
एक अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी को तो जाना था ही। ये था, ये मैं पहले आपको करवा चुका हूँ, नहीं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात क्लियर? तो ये एक हमारा अपडेट था, ये मैंने आपको करवा दिया। पोप लियो 14 दिमाग में दर्ज हो जाना चाहिए, जरूर आएगा ये, जरूर आएगा ये, कोई किंतु परंतु नहीं है इसके अंदर। अब यदि वहां पर वो दिक्कत करेगा ना, तो यहाँ 14, 15, 16 इसमें करेगा, इसमें करेगा दिक्कत। ये लियो वगैरह सब होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैटिक पोर्शन के रूप में यदि आपसे पूछेगा तो वेटिकन सिटी के संबंध में पूछ सकता है, किस देश में है? इटली में है। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? कई बार पूछा भी गया है, ऐसी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं बता रहा आपको मैं, पूछा भी गया है। तो मैंने आसपास की चीजें सारी एक कवर कर दी। ठीक, चलिए अब आइए नेक्स्ट। हमारे सामने एक न्यूज आई कि भारत ने क्या किया है, सलाल बांध का दरवाजा खोल दिया है, सलाल बांध का। ठीक है भाई, हम आप जानते हो ये चीजें। पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, तो हमने सिंधु नदी जल समझौते को स्थगित किया है ना उसको। तो पानी के संबंध में हम कुछ कार्रवाई कर रहे थे, उसके तहत हमने सलाल बांध का दरवाजा खोल दिया। उस न्यूज को हम कैसे पढ़ते हैं, आइए लिखिए। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने सलाल बांध, चिनाब नदी पर बने सलाल बांध के एक दरवाजे को खोल दिया गया है। एक दरवाजे को खोल दिया गया है। अब ये जो खोला गया है, इसका कारण यही बताया जा रहा है कि जल स्तर बढ़ गया था, तो पानी को नियंत्रित करने के लिए हमने किया, क्योंकि यदि जल स्तर बढ़ गया है तो बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। इस कारण से हमें ये गेट खोलना पड़ा। लेकिन वही बात है, सिंधु नदी जल समझौते के तहत जो बातें हुई थी, फिर हमने पहलगाम आतंकी हमले के बाद में एक कूटनीतिक कार्रवाई के रूप में हमने ये डिसीजन लिया था कि हम सिंधु नदी जल समझौते को स्थगित करते हैं या मानते नहीं है। सिंधु नदी जल समझौते के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। 1960 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान में कौन था बताइए? मोहम्मद अयूब खान राष्ट्रपति थे वो वहाँ पे इस समय। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुआ था, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ये करवा चुका हूँ, हैरत भरी निगाहों से मत देखिए। उसमें हमने क्या प्रावधान किया गया था? ऊपर की जो 3 नदियां हैं, ऊपर की कौन सी नदियां? सिंधु, झेलम, चिनाब। इसमें 80% पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा, 20% भारत करेगा। नीचे की जो 3 नदियां हैं, रावी, व्यास, सतलज, इसके पानी का 80% पानी का इस्तेमाल जो है ये इंडिया करेगा, और 20% पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा। ये बातें हमारी हो गई थी। फिर ये पहलगाम आतंकी हमला हो गया। उस हमले के बाद में हमने कुछ कार्रवाई की, उस कार्रवाई के तहत ये बात हमारे सामने आ गई। तो वैसे नॉर्मली बात होती तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई है, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब जैसे मैं पुराने पेपर उठाऊं, पुराने पेपर में क्या पूछा गया है? पुराने पेपर में ये पूछा गया है कि सलाल बांध किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। समझे ना? इसको ऐसे पूछ लेते हैं, सलाल परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है, चिनाब नदी पर है। बांधों पर जो क्वेश्चन बनता है
वो यही बनता है, या तो आपसे कहेगा कौन से स्टेट में है, या आपसे पूछेगा किस नदी पर है। ज्यादातर यही पूछता है कि नदी कौन सी है। समझ में आ गई जी बात सारी। इस पे इस तरीके से आपने तैयार करना है। अब देखिए सिंधु नदी जल समझौते की जब हमने बात की है तो सिंधु नदी पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिंधु नदी का मेरा मतलब क्या है, सिंधु नदी तंत्र, ठीक है ना, जिसमें 5 नदियां मुख्य रूप से आती है। सिंधु नदी आती है, झेलम नदी आती है, चिनाब नदी आती है, रावी नदी आती है, व्यास नदी आती है, सतलज नदी आती है, ठीक है ना। ये नदियां आती है सिंधु, और उसकी सहायक नदियों को सिंधु नदी तंत्र कहते हैं। इनकी अच्छे तरीके से तैयारी होनी चाहिए आपके, अच्छे तरीके से, काम ही नहीं चलेगा, ध्यान रखना। ये पूरा मैपिंग के साथ आपको ये पता होना चाहिए भाई ये सिंधु नदी है, ये चिनाब नदी है, ये यहाँ से झेलम नदी है, फिर ये रावी नदी है, और उसके बाद ये सतलज नदी यहाँ से आती है तिब्बत से, और यहाँ चिनाब से मिल जाती है, यहाँ से व्यास आ जाती है। ऐसा पूरा तंत्र बनता है हमारा। ये आपको इंडियन ज्योग्राफी में करवाया हुआ है, बढ़िया तरीके से करवाया हुआ है, ये कोई किंतु परंतु नहीं है उसके अंदर, ठीक है। जब रिपीट होगा तो बता देंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये तंत्र पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यदि भारत की नदियों में पूछते हैं तो फिर अब ये नदी पूछी जाएगी, अब ये गंगा नदी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब आपसे पूछ लेगा चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, ऐसी कौन सी नदियाँ हैं सिंधु नदी से संबंधित या नदी तंत्र से संबंधित, वो कौन सी नदियाँ हैं जिनका उद्गम तिब्बत के पठार से होता है, पूछा गया है, पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये सारी ये चीज़ें हो जाएगी, तो वो वहीं पर आपको करना है। ये पूरा जाल आपको पता होना चाहिए। आप जानते हो ये अरब सागर में गिरती है, ये क्लियर। यहाँ जब ये गिरती है ये पाकिस्तान वाला एरिया है, और सेम यहीं पर मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक है कराची बंदरगाह। ये कराची बंदरगाह आप जानते हो कि मीडिया ने जीत लिया था। अभी पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया था तो हमने यहाँ पर इसको लगभग ख़त्म ही कर दिया था। अब वो आगे की बात है, पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ। समझ में आई बात सारी। तो मैंने आपको एक न्यूज़ बताई है ये सलाल बांध के संबंध में, लेकिन यहाँ पर भी मेरे पास एक अपडेशन है। ये जो रियासी जिला है जम्मू कश्मीर का, बहुत महत्वपूर्ण बात है, कौन बताएगा। रियासी जिले के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, मैंने बहुत बार बताया है। ये 2024 की बात है, प्रारंभिक स्तर की है, तब मैं बताने लगा था 2024। एक फरवरी में न्यूज़ आई थी और एक मई में न्यूज़ आई थी। मैंने हर जगह आपको बताया है। एक माइलस्टोन, हाँ बताइए। है, हमला हुआ था और लिथियम के भंडार मिले हैं, ध्यान रखें यहाँ पर। ये एक माइलस्टोन था, तो यहाँ पे लिख देना, यहाँ से लिथियम के भंडार मिले हैं, लिथियम के भंडार मिले हैं। क्लियर। अब उसी दरमियान क्या हुआ था, राजस्थान में भी एक क्षेत्र आया था चर्चा में, डेगाना। राजस्थान में जो डेगाना क्षेत्र है वहां से भी लिथियम के भंडार मिले हैं। 2 क्षेत्र है ये महत्वपूर्ण, जो 2024 के अंदर चर्चा में रहे थे लिथियम के कारण। तो इसमें एक लिख दीजिए, राजस्थान के डेगाना क्षेत्र से भी, राजस्थान के डेगाना क्षेत्र से भी लिथियम के भंडार मिले हैं। डेगाना क्षेत्र से भी लिथियम के भंडार मिले हैं। अब ये जो लिथियम है आप जानते हो, मैं थोड़ा ओरली बता देता हूं आपको। Li से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, एटॉमिक नंबर 3 होता है।
सबसे हल्की धातु के रूप में इसको जाना जाता है। समझ में आ गई बात से? ये इसका साइंटिफिक पोर्शन हो गया। हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, वर्तमान में जो आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो, इसमें जो बैटरी लगती है उस बैटरी में लिथियम का इस्तेमाल होता है और हमारे पास लिथियम की कमी है। इस कारण से हम इस लिथियम को क्या है, विशेष रूप से चाइना से इंपोर्ट करते हैं। हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। ऑब्वियसली बात है, यदि दूसरे देश से हम कच्चा माल मंगाएंगे तो यहाँ पर जो मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, महंगे होंगे। कोई चीज़ बाहर से मंगाओगे तो महंगी होगी फिर। तो हमारे यहाँ जो मोबाइल कंप्यूटर जो महंगे हैं उसका कारण यही है कि हम क्या है, बाहर से मंगाना पड़ता है हमें ये। अब यदि ये हमारे देश में ही होगा तो हम खुद की बैटरी बना सकेंगे। खुद की बैटरी बना सकेंगे तो टैक्स वगैरह कम लगेगा, तो यहाँ पर मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह क्या होंगे, ये सस्ते हो जाएंगे। दूसरा इसका कूटनीतिक पक्ष ये होता है कि चाइना आनाकानी करता रहता है, आनाकानी करता रहता है। आप जानते हो चाइना के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन अब हमारी निर्भरता भी हो गई। अब नाराज हो जाए, कहते मैं तो बैटरी नहीं देता, तो देखो देश में क्या स्थिति हो जाएगी। समझे ना बात को? तो वो जो निर्भरता है, डिपेंडेबिलिटी है, वो हमारी खत्म हो जाएगी। अब यहां से निकालेंगे, अभी तो मिले हैं ये, यहाँ से निकालेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे उसका, उस शुद्धिकरण करेंगे, सब चीज़ें चलेगी अभी ये। लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताएं, ध्यान रखना। लेकिन ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ये छोटा चैप्टर नहीं है। इसको जनरल जीके से मैंने जोड़ के आपको बता दिया है ओरली, क्योंकि यदि हम यहाँ सिंधु नदी करने लगे तो सिंधु नदी को करने में ही 3 घंटे लगते हैं भाई, कहाँ से कर लेंगे ये। लेकिन आपको मैंने तरीका बता दिया, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट वर्तमान में चल रही है। ठीक, आ जाइए। अब जो मैं तीसरी बात करने जा रहा हूं, वो बात करने जा रहा हूं बिम्स्टेक के संबंध में। बिम्स्टेक, ठीक है ना? मैं नाम लिख रहा हूं, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक नाम से ही पता लग रहा है, जब लास्ट में आप इसको देखोगे तो टेक, तो इसका कहीं ना कहीं इसका संबंध किससे हो गया, टेक्नोलॉजी से इसका संबंध हो गया। कहीं ना कहीं इसका संबंध टेक्नोलॉजी से हो गया है इसका। अब आप देखिए, इसका एक सम्मेलन आयोजित किया गया था अप्रैल के अंदर, थाईलैंड के अंदर। ध्यान रखना है, लिखिए, बिम्स्टेक का सम्मेलन अप्रैल 2025, स्थान थाईलैंड। बिम्स्टेक, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, ये बिम्स्टेक जो है वास्तव में क्या चीज है। बिम्स्टेक नाम से जब आप देखोगे, मल्टीलेटरल है ये, ठीक है ना, बहुक्षेत्रीय है। लेकिन इसका संबंध किससे है, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी। इसका मैं एक नाम लिखा देता हूं, बहुक्षेत्रीय। बहुक्षेत्रीय, बहुक्षेत्रीय। आगे लिखिए इसके नीचे, तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। बंगाल की खाड़ी पहल।
ठीक है, घर पे जाके इसका इंग्लिश करते रहना। बी का मतलब है बे ऑफ बंगाल, बंगाल के। आई का मतलब होता है इनिशिएटिव, इनिशिएटिव। एम का मतलब होता है मल्टी सेक्टरल, मल्टी सेक्टरल, बहु क्षेत्रीय। टी का ये एस मल्टी सेक्टरल हो गया, टेक्निकल, तकनीकी, एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। समझ में आ गई बात सारी। इसका मतलब क्या निकला कि ये जो देश है कहीं न कहीं इनका संबंध क्या होगा, बंगाल की खाड़ी के साथ होगा। मतलब इस संगठन में वो देश शामिल है जो बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए हैं। समझे ना? इसका मतलब क्या पाकिस्तान इसका सदस्य होगा, क्या ईरान इसका सदस्य होगा, यूएई इसका सदस्य होगा? नहीं होगा, क्योंकि तो इस साइड में पड़ गए। क्या बांग्लादेश इसका सदस्य होगा? बिल्कुल होगा। क्या म्यांमार इसका सदस्य होगा? बिल्कुल होगा। क्या सबसे इंपॉर्टेंट, क्या भारत इसका सदस्य होगा? ये संगठन के संबंध में जो क्वेश्चन आते हैं वो ये बहुत आते हैं कि निम्न में से किसका सदस्य भारत है या नहीं है, ये बहुत बार आता है। समझ में आई बात सारी? तो इसमें लिख दी। हाँ, यदि मैं आपसे कहूं उद्देश्य क्या है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, कोई लिखने की जरूरत नहीं। ये रहा इसका उद्देश्य, ये रहा इसका उद्देश्य। हमने एक दूसरे को आर्थिक सहयोग देना है, हमने एक दूसरे को टेक्निकल सपोर्ट करना है। लिखने की जरूरत नहीं होती है, लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है इन चीजों का। जो चीज जिस तरीके से पूछी जाती है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। कोई संगठन है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे इसमें तैयार क्या करना है। क्लियर? आइए इसमें लिखिए सदस्य देश, सदस्य देश लिखिए 7 है। लिखो बांग्लादेश, बांग्लादेश, भारत, बांग्लादेश, भारत, भारत, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड में इसका हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है थाईलैंड तो होगा ही होगा। चले आइए, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना इस बात। यहां जो छठा और 7वां देश है ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, और एग्जामिनर यही सोच रखकर आपसे क्वेश्चन पूछता है। उसको पता होता है कि यहां ये गड़बड़ी करेंगे। इसमें जो छठा देश है वो है नेपाल और 7वां देश है भूटान। यहां पर इन देशों ने क्या है, अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन ये नेपाल और भूटान बंगाल की खाड़ी को टच नहीं करते हैं। समझे ना बात को? ये ध्यान रखना विशेष रूप से, क्योंकि यही चीजें होती है जो आपका एग्जामिनर आपसे उलझाता है। यहां जब हम इसकी हेडिंग पढ़ेंगे तो आपको सीधा पता लगेगा इसमें वही देश शामिल होंगे जो बंगाल की खाड़ी को टच करते हैं। समझ में आई मेरी बात सारी? ये ध्यान रखना है विशेष रूप से। बिम्स्टेक के रूप में सदस्य वगैरह आपसे पूछते हैं, तकनीकी सहयोग के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसका जो सम्मेलन हुआ था ये छठा सम्मेलन हुआ था और ये थाईलैंड के अंदर हुआ है। थाईलैंड की राजधानी कौन सी है? ऑब्वियसली बात है वहीं होगा, बैकोंग। बैकोंग जहाजों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखें ये। और ये जो बैकोंग है
आप उसको स्टैटिक पोर्शन के रूप में जान सकते हो। ये चायो फ्राया नदी के किनारे है, चायो फ्राया नदी इसके किनारे है ये। चलिए, अब मैं आपके आर्ट और कल्चर से संबंधित बात करने जा रहा हूं। एक त्योहार मनाया गया है अप्रैल के अंदर। ये जो क्वेश्चन है आपके लगभग सभी एग्जाम में आते हैं, रेलवे में आता है, लेकिन जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सरहूल त्योहार, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल एसएससी में आता है, ध्यान रखना, लगभग सभी एग्जाम में आता है, लेकिन एसएससी ने क्या इन क्वेश्चंस को गोद ले रखा है, थोड़ा ज्यादा वेटेज देते हैं, इसी कारण से आपको स्पेशल कराया भी जाता है। ये सरहूल त्योहार है। देखो, एक तो आपको पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है, ठीक, अर्थ क्या है इसका, और इसमें क्या होता है कि किन राज्यों में मनाया जाता है। ये ज्यादातर क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं। इसमें क्या प्रकृति की पूजा की जाती है। प्रकृति, एक वृक्ष होता है साल वृक्ष, ठीक है ना। यदि हम सरहूल की बात करें तो इसके अर्थ को देखें तो साल वृक्ष की पूजा, साल वृक्ष की पूजा एक तरीके से वृक्ष है, वृक्ष मतलब प्रकृति, तो यहां पर प्रकृति की पूजा को महत्व दिया जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए आपको, बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, इस त्योहार में, इस त्योहार में प्रकृति की पूजा, प्रकृति की पूजा को महत्व दिया जाता है और सूर्य और पृथ्वी के, सूर्य व पृथ्वी के प्रतीकात्मक मिलन, सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक मिलन का जश्न मनाया जाता है। का जश्न मनाया जाता है, ठीक है। मतलब सूर्य और पृथ्वी को मिलते हुए दिखाया जाता है, मिलते नहीं है, लेकिन यहां प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में कहते हैं सूर्य और पृथ्वी मिल रहे हैं, तो प्रकृति की पूजा को आधार बनाया जाता है। क्या मेरी बात ये समझ गए? ये जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा सा क्या है, इस तरीके से आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से वह कौन सा त्योहार है जहां पर सूर्य और पृथ्वी के प्रतीकात्मक जश्न का त्योहार, उसके प्रतीकात्मक मिलन का जश्न मनाया जाता है। ये से आते हैं आपके, जैसे मैंने आपको कई बार बताया था ना कि वह कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं तोते की तरह डांस करती है, आ गया ये। आइए, अब ये कौन कौन से हैं लिख दीजिए। कई राज्य है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है,
झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा। आइए, संबंधित जनजातियां, मतलब इस त्योहार को कौन सी जनजातियां मनाती है। यहां की जनजातियां हैं जैसे ओराव, ओराव जनजाति, मुंडा जनजाति, बिरसा मुंडा, झारखंड से संबंधित, समझ गए होंगे, मुंडा जनजाति। संथाल, याद आ रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी किस परिवार से संबंधित है, संथाल परिवार से संबंधित है। ये जनजाति इस त्योहार को मनाती है। हो जनजाति, वैसे 2-3 नाम याद रख लीजिए, आपका काम चल जाएगा। तो जो सरहूल त्योहार है ये सूर्य और पृथ्वी के प्रतीकात्मक मिलन के जश्न के रूप में मनाया जाता है। अर्थ ये निकलता है इसका कि प्रकृति की पूजा पर यह आधारित होता है। और इसके तहत जो राज्य आते हैं ये झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और ओडिशा। एक तरीके से ये जो झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा है ये भारत के कौन से राज्य हैं, पूर्वी राज्य हैं। ध्यान रखना, समझ में है ना, भारत के पूर्वी राज्यों में ये आते हैं। और ऊपर मत समझ लेना आप अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड वगैरह कई होते, वो पूर्वी है, वो पूर्वी नहीं है, वो पूर्वोत्तर राज्य है। भारत के जो पूर्वी राज्य है ना, ये है ओडिशा है, बिहार है, छत्तीसगढ़, ये पूर्वी राज्य के अंदर आते हैं। ये कभी बाद में बात बताऊंगा आपको कि भारत के पूर्वी राज्य कौन से हैं, पश्चिमी राज्य कौन से हैं। ये सब कई बार, जैसे मैंने एक बार क्वेश्चन पूछा था पूर्वी राज्य कौन से, अरुणाचल प्रदेश, वो पूर्वोत्तर है भाई, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। तो भारत के ये पूर्वी भारत का एक त्योहार है, ये आप कह सकते हो। यहां पर लिख दीजिए पूर्वी भारत का त्योहार, पूर्वी भारत का त्योहार। चलें, आइए, नवसारी, नवसारी, बहुत महत्वपूर्ण बात लिखाने जा रहा हूं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछे जा चुके हैं, करंट का है ये पहली बात तो ये क्या है, ये गुजरात का एक जिला है। गुजरात का एक जिला है, ठीक है। ये जो नवसारी है, यहां पर एक गांव है, उस गांव का नाम है अमलसाड, अमलसाड, क्लियर। वैसे तो आप नवसारी भी कह सकते हो, गुजरात भी कह सकते हो, लेकिन ये अमलसाड आपको जानना जरूरी है। ये जो अमलसाड गांव पर एक फ्रूट का नाम रखा गया है चीकू, यहां चीकू बहुत होता है, और यहां जो चीकू होता है उसे नाम दिया गया है अमलसाड चीकू। तो अमलसाड चीकू का नाम अमलसाड क्यों पड़ा, अमलसाड गांव के आधार पर। अमलसाड गांव कहां है, नवसारी जिले में। नवसारी कहां है, गुजरात में। समझ में आ गई बात सारी। तो यहां से क्या है,
अमलसाड चीकू। जल्दी करो थोड़ा। अमलसाड चीकू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसे जीआई टैग मिला है। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जीआई टैग के बारे में आपको बता दूं। एक क्लास में और लूँगा जिसके अंदर मैं जीआई टैग के बारे में जानकारी दूंगा, और वैसे जो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर आपको जीआई टैग करवाया जाता है। इकोनॉमिक्स जो अपने करते हैं ना, इंडियन इकोनॉमिक्स, उसमें करवाया जाता है। राजस्थान के संबंध में यदि आप बात करोगे तो जो सांगरी है उसको जीआई टैग मिला है। ये राजस्थान के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सांगरी अभी मिला है, लेकिन इसको थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट रखा गया है, इसलिए मैंने इसकी एक अलग से चर्चा की। सांगरी की भी चर्चा करूंगा लेकिन वो बाद में। इसमें लिखो, इसे जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, भौगोलिक संकेतक हिंदी में बोलते हैं इसको। चले, इसमें लिखो, यह है गुजरात का तीसरा फल है जिसे जीआई टैग मिला है। पहला जो है यह है केसर आम। केसर आम। दूसरा जो है कच्ची खरेक, खजूर कह सकते हो आप इसको। चले, अब देखिए, भारत जो है, ये जो चीकू है, इसको क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात का, महत्वपूर्ण बात है इसलिए बता रहा हूं। ये फिर भी चल जाएगा आपको। यूके है, यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात, और बहरीन, इन देशों को हम चीकू एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। समझे? हम जो निर्यात करते हैं उसमें जो चीकू को निर्यात करने में, चीकू को जो हम बाहर निर्यात करते हैं, उसमें गुजरात का जो योगदान है वो 98% है। अब ये छोटी बात नहीं होती है, समझे ना? छोटी बात नहीं होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में चीकू का निर्यात सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है? गुजरात करता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि अमलसाड चीकू का संबंध भारत के किस राज्य से? गुजरात से। अभी हाल ही में अमलसाड चीकू को जीआई टैग मिला। ठीक है, यह किस राज्य से संबंधित है? गुजरात के वह कौन से फल हैं जिन्हें अब तक जीआई टैग मिल चुका है? तो केसर आम, ठीक है, खजूर कह दो, नॉर्मल, खरेक भी कहना चाहो तो कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीजें समझ में आई बात सारी? तो यहां पर एक बात लिखिए, स्टार डाल के लिखिए, लिखिए, निर्यात के संबंध में, निर्यात के संबंध में अकेले गुजरात, अकेले गुजरात 98% चीकू, 98% चीकू का योगदान रखता है। समझ में आ गई बात सारी? ये कोई खास बात नहीं है, लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो, यूके, बहरीन और यूएई को निर्यात करता है। लिखना चाहो तो लिख दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि चीकू निर्यात के मामले में जो पहला स्थान है वो किस राज्य को प्राप्त है? गुजरात को। ऐसे बनेंगे आपके क्वेश्चन। ऐसे हर कोई चीज नहीं होती है जो उठा ली जाती है, ऐसे नहीं पूछते कभी।
ठीक है ना, कारण होते हैं उन चीज़ों के पूछने के, वो कारण यहीं से निकलते हैं। जब वो चीकू के बारे में पूछेगा तो आप क्या करोगे, उसको उसके अंदर जोड़ दोगे, वो कौन सा है आपका, आप कहोगे सर ये फल कृषि में से पूछ लिया गया, वो नहीं, उसका संबंध कहीं ना कहीं करंट से ही था। करंट को ज़्यादा महत्व दो। जो भी आपको करंट कराया जाता है, ध्यान रखना वो सिलेक्टिव करंट है। मैं चाहूं तो हर दिन अखबार में से पूरा पूरा करवा दूं, मैं चाहूं तो, मेरे में इतनी ताकत है, करा सकता हूं मैं, आपके रजिस्टर भरवा सकता हूं मैं, मेरे को मजे भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। सिलेक्टिव चीजें पढ़िए, और सिलेक्टिव चीजें जब आप पढ़ोगे तो बाई चांस मान लीजिए 7 क्वेश्चन आ गए तो उसमें 5 क्वेश्चन आने की पूरी ताकत रहती है, 2 नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है। सारा नहीं पढ़ा जाता है कभी भी, समझे ना, सारा नहीं पढ़ने की कोई, जो सिलेक्टिव चीजें पढ़िए। आपको पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चन बनेगा और क्यों बनेगा, ठीक है ना। जैसे मैं आधार लेके चलता हूं पुराने सालों के पेपर, तो आपको लेने की जरूरत नहीं है, आपको तला तलाया माल मिल गया, बस मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये ऐसे बनता है यहाँ पर, ये चीज़ क्लियर होगी बात सारी। चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।